हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो चलिए आज की हिस्ट्री की क्लास को शुरू करते हैं और अपने टॉपिक पर आते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास बिल्कुल कंटिन्यू आ रही है, हिस्ट्री की भी, ज्योग्राफी की भी और ईवीएस की भी। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास 7th की बुक का पार्ट 3 है, लेसन 3, दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही? तो अभी तक अध्याय 2 में जो भी राज्य पढ़े उनमें से किसी की भी राजधानी दिल्ली नहीं थी। तो आज दिल्ली के बारे में जानेंगे। इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना, यानी जो दिल्ली है वो 12वीं शताब्दी में ही बना है। तालिका 1 पर नजर डालिए। पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी? 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चाहमान नाम से भी जाना जाता है, ने परास्त किया। जो तोमर थे उनको अजमेर के जो चौहान थे उन्होंने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ दहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी डाले जाते थे, जो काफी प्रचलन में थे। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। यानी 13वीं शताब्दी में जब दिल्ली की स्थापना हुई तो यह एक ऐसी राजधानी बन गई कि जिसका नियंत्रण उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला हुआ था। ऐसी राजधानी दिल्ली बन गई। तालिका 1 पर फिर से नजर डालिए और उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी। जो तालिका 1 है वो नीचे वाले पेज पर दी गई है, अगले पेज पर, तो उसमें देखेंगे। आगे लिखा है, जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। मानचित्र 1 को देखकर दहलई, एक कोबला, सीरी और जहाँपना को पहचाना। तो इसमें मानचित्र में क्या, ये दहली, एक कोबला, सीरी और जहाँपना, ये है मानचित्र में। आगे देखते हैं, ये रही तालिका। राजपूत वंश तोमर आरंभिक 12वीं शताब्दी से 1165, आनंदपाल 1130 से 1145। इनके सबके बारे में लिखा है, शासकों ने कितने सालों तक शासन किया है, कितने वर्षों तक, उन्हीं का लिखा है। देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। चौहान ने कितना किया है, 1165 से 1192। पृथ्वीराज चौहान वंश जो है उसमें पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192। प्रारंभिक तुर्की शासक, कितना शासन रहा है इनका, 1206 से 1290। और इनके शासक कौन कौन से हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236, रजिया ने किया है 1236 से 1240, और गयासुद्दीन बलबन ने 1266 से 1287। यानी जो तुर्की शासक हैं प्रारंभिक, वो 1206 से 1290 तक दिल्ली पर शासन किया है प्रारंभिक तुर्की शासकों ने। खलजी वंश ने 1290 से 1320 तक किया है। खलजी वंश में कौन कौन है, जलालुद्दीन खलजी 1290 से 1296, अलाउद्दीन खलजी 1296 से 1316। तुगलक वंश ने शासक किया 1320 से 1414 तक। तो इसमें कौन कौन से शासक रहे हैं, गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324, मोहम्मद तुगलक 1324 से 1351 और फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। सैयद वंश में खिज्र खान जो 1421 तक
शासन किया। लोधी वंश में वैलोन लोधी ने 1451 से 1489 तक शासन किया। अब जानते हैं सुल्तानों के अधीन दिल्ली। इतिहास, तारीख, तवारीख। तारीख एक वचन है और तवारीख है बहुवचन। जो सुल्तानों के शासन काल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। यहाँ न्याय चक्र के बारे में लिखा है, एक छोटा सा अंश वो भी पढ़ लेते हैं। 13वीं सदी के इतिहासकार फक्र ए मुदब्बिर ने लिखा था कि राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हों। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। आगे क्या लिखा है, ये कुछ और बातें ध्यान में रखें। तवारीख के लेखक नगरों में विशेषकर दिल्ली में रहते थे। यानी जो तवारीख के लेखक थे वो विशेषकर दिल्ली में ही निवास करते थे। गांव में शायद ही कभी रहते हैं। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उन्हें ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। यानी वो अपना जो इतिहास लिखते थे तो वो सुल्तानों से ये इच्छा करते थे, उनकी इच्छा रहती थी कि उन्हें ढेर सारे इनाम मिले और इकराम पाने की उनमें आशा होती थी, इसलिए वो लिखा करते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। आगे लिखा है, सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। सन को याद रखिएगा कि रजिया सुल्तान ने कब से शासन किया है, 1236 से 1240 तक। याद रखिएगा इस सन को। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। यानी जो लिंग भेद था, इसीलिए जनता थी उनको स्वीकार नहीं कर पा रही थी, तो 1240 में रजिया सुल्तान को हटा दिया गया। अब यहाँ पे लिखा है जन्मसिद्ध अधिकार के बारे में और लिंग भेद के बारे में, तो ये भी पढ़ना बहुत आवश्यक है कि जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा। उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवार में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। यानी अगर किसी ने किसी खास घर में जन्म लिया है, परिवार में वो जन्मा है, तो उसका अधिकार है शासन करने का, ऐसा लोगों का मानना था। लिंग भेद स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शारीरिक संरचना संबंधी अंतर। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। तो इसी कारण से रजिया सुल्तान को लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे थे एक रानी के रूप में, रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहे थे। तो उसे 1200 रजिया के बारे में मिन्हाज ए सिराज के विचार। तो रजिया के बारे में मिन्हाज सिराज ने कुछ विचार लिखे हैं, तो उनको भी पढ़ लेते हैं कि मिन्हाज ए सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। इसलिए वह पूछता है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। ये मिन्हाज ए सिराज ने लिखा है रजिया के बारे में। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आगे लिखा है, आधुनिक आंध्र प्रदेश की वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल
विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिद्दा। उनका नाम दीदी बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। आगे है खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासक। तो नजदीक से एक नजर, चलिए देखते हैं। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना पसंद करते थे। यानी दिल्ली जैसे सल्तनत के लिए विशाल साम्राज्य के समेसन के लिए विश्वसनीय सूबेदार और प्रशासक की आवश्यकता थी। दिल्ली के जो आरंभिक सुल्तान थे विशेषकर इल्तुतमिश, वह क्या करते थे कि वे सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने गुलामों को सूबेदार नियुक्त करते थे और यही उनको पसंद था। आगे लिखा है, इन गुलामों को फारसी में बदंगा कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। यानी जो गुलाम होते थे उनको खरीदा जाता था और उन्हें ही सूबेदार नियुक्त किया जाता था। और फारसी में उन्हें क्या कहा जाता था? बदंगा। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। आगे लिखा है, खलजी तथा तुगलक शासक बदंगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति, सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। यानी जो गुलाम और आश्रित थे, आश्रित कौन होते हैं? जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता हो, उस पर निर्भर हो, वो आश्रित कहलाता है। तो जो गुलाम और आश्रित थे अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके जो उत्तराधिकारी थे उनके प्रति वफादार नहीं थे। सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगा, क्योंकि जो समाज था वो उच्च और निम्न वर्ग में बढ़ चुका था। तो जो सुल्तान हुए तो उन्होंने निम्न वर्ग के लोगों को भी संरक्षण दिया। तो जो उच्च वर्ग के लोग थे उनको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तान की आलोचना भी की। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन, इनके बारे में भी जान लेते हैं। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीर खुमार नामक कलाल, शराब बनाने और बेचने वाले, फिरोज हजाम नामक नाई, मनका तब्बाख नामक बावर्ची और तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरण के रूप में किया। आगे लिखा है, पहले वाले सुल्तानों की तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। यानी जैसे पहले शासकों ने किया, वैसे ही खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को अलग अलग इलाकों में नियुक्त कर दिया सूबेदार के रूप में। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तदार या मुफ्ती कहे जाते थे। यानी जिन इलाकों में सूबेदार नियुक्त किए जाते थे वो इलाके क्या कहलाते थे? इक्ता। और इन्हें जो संभालने वाले अधिकारी थे वह इक्तदार या मुफ्ती कहे जाते थे। मुफ्ती का फर्ज था कि सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना
और अपने एकतों में कानून व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से ना चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। किसके शासनकाल में? अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखें। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकारों में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य किया। यानी पहले आंतरिक इलाकों में इनका शासन नहीं था। जब ये दिल्ली के सुल्तान आंतरिक इलाकों को भी अपने अधीन ले आए तो इन्होंने क्या किया, जो भूमि स्वामी थे, सामंत थे और अमीर जमींदार थे, उनको भी अपने अधिकार में ले लिया और ऐसा करने के लिए उन्हें बाध्य किया। आगे लिखा है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि उन्हें स्वयं भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे। कौन कौन से? कृषि कर, जिसे खराज कहा जाता था। ये तीनों कर याद रखिए, अलग अलग कलर से इनको कर देते हैं हाईलाइट। कृषि कर जिसे खराज कहा जाता था। पहला है कृषि कर, जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। यानी जो कृषि कर है वह जिसे खराज कहते थे, वह किसान की उपज का लगभग 50% होता था। दूसरा है मवेशियों पर और तीसरा है घरों पर। ये तीनों करों को याद रखना है। तो पहले वाले को याद रखना है, कृषि पर जो कर लिया जाता था उसे खराज कहा जाता था और ये किसान की उपज का लगभग 50% होता था। आगे लिखा है, याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाकों में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थीं। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। आगे है सरदार और उनकी किलेबाजी। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बताया कि सरदार कभी कभी चट्टानी, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुटों में। भारत में बांस पोला नहीं होता, यह बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से में आप इस तरह से गुथे होते हैं। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गुथे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता। वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं जो इनके किले की प्राचीर का काम देते हैं। इस दीवार
के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते हैं। अंदर ही पानी उपलब्ध रहता है, अर्थात वहाँ एकत्रित हुआ वर्षा का जल। इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों से बांसों को काट डालती हैं। आगे निकाय चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तान को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती था। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत। आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंशों का राज रहा। ये तालिका 1 में देखना है, लेकिन अभी इसको आगे पढ़ लेते हैं। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए। उनकी राजधानियां समृद्ध थी और राजफल फूल रहे थे। इस काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेर शाह सूरी 1540 से 1545 में बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था। जो शेर शाह सूरी थे, उन्होंने कहाँ से काम शुरू किया? बिहार में अपने चाचा के छोटे से इलाके से। और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं तक को चुनौती दी और परास्त किया। शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूरवंश ने केवल 15 वर्ष शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेर शाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। तो आज का ये लेसन यहीं पर ख़त्म हो गया। दिल्ली सल्तनत के बारे में आज जाना, कितने शासकों ने वहाँ शासन किया, ये सब बातें आज इस लेसन में जानी। तो ये जो इन प्रश्नों को देख लेते हैं, फिर से याद करें, इनमें से प्रश्न बन जाते हैं तो इनको देखना आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं। तो लिखा है कि दिल्ली में पहल किसने राजधानी स्थापित की? तो किसने? तोमर राजपूत पहले शासक थे जिन्होंने दिल्ली में अपनी राजधानी की स्थापना की, यानी तोमर राजपूत। अगला लिखा है प्रश्न, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या थी? तो प्रशासन की भाषा थी फारसी। किसके शासनकाल के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ? तीसरा प्रश्न है। तो ये विस्तार हुआ मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के दौरान। इब्न बतूता किस देश से भारत आया था? तो इब्न बतूता जो था मोरक्को, अफ्रीका से ताल्लुक रखता था और ये भारत आया था। तो इसको याद रखना है, मोरक्को। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आज का ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। इसके पहले के मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।